सो वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या हो गया? वर्किंग कैपिटल का यूजुअल मीनिंग है विच वी स्टडी फ्रॉम आवर प्रीवियस नॉलेज, और वी ड्रैग आवर प्रीवियस नॉलेज इन्फॉर्मेशन की करेंट एसेट्स एंड करेंट लाइबिलिटी का जो डिफरेंस है, दैट इज़ वॉट वर्किंग कैपिटल इज कॉल्ड। बट वर्किंग कैपिटल जो है, यूजुअली जब भी हम लोग वर्किंग कैपिटल के बारे में पढ़ते हैं, इसका मतलब देखो, वर्किंग कैपिटल मतलब वी नीड मनी और कैपिटल टू वर्क, ठीक है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दी कैपिटल फंड विच इज़ इन्वेस्टेड इन द कंपनी। जो कैपिटल फंड जो बिजनेस में इन्वेस्टेड होता है वो डिफरेंट है। दैट अमाउंट इज़ अ लमसम अमाउंट और अ बिग अमाउंट विच इज़ invested in the company for a longer period of time or for a permanent period of time. For example, कि अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, you need suppose 10 lakh rupees to start the business, that 10 lakh rupees will be considered as capital of the business, ठीक है। so capital मतलब क्या हो गया? The initial investment that you are making to start the business, right? now वो capital will be utilized to purchase different kind of assets, different kind of assets by arrangement of different employees, different resources, वो सारे चीज़ यूज़ करने के लिए हम लोग को वो कैपिटल अरेंज करते हैं। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम लोगों ने अभी तक पढ़ाई कर ही लिया है कि कैपिटल कहाँ कहाँ से हम लोग अरेंज कर सकते हैं। Now working capital on the other hand is the fund which is raised by the company for the purpose of operations, ठीक है। हम लोग जब भी ऑपरेट करते हैं, ठीक है, बिजनेस जब भी ऑपरेट करते हैं, बिजनेस ऑपरेशंस करते टाइम हम लोग को डे टू डे रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स। ये डे टू डे रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स जो है ना, इट इज़ अरेंज्ड फ्रॉम वर्किंग कैपिटल, ठीक है। दिस इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। सो ऑपरेट करने के लिए जो भी फंड्स हम लोग बिजनेस में यूटिलाइज करते हैं, अरेंज करते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हाउ मच वर्किंग कैपिटल डू वी नीड टू कीप और हाउ मच वर्किंग कैपिटल डू वी नीड टू हैव टू रन द बिजनेस? कैसे पता करेंगे कि कैसा है? जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ। वर्किंग कैपिटल इज ऑलवेज डिपेंड ऑन दी वर्किंग साइकिल, ठीक है। हमारे हर बिजनेस का एक साइकिल होता है, ऑपरेटिंग साइकिल होता है। ऑपरेटिंग साइकिल कैसे होता है, यहाँ पे मैं अगर बताऊँ तुमको कि हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न क्या करती है? मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न रॉ मटेरियल मार्केट से खरीदती है, ठीक है, उसको मच्योर करने का एक टाइम लगता है। रॉ मटेरियल भी मच्योर करने का टाइम लगता है। अगर मैं एग्जांपल लूँ, टिम्बर, अगर आप फर्नीचर का बिजनेस करते हैं, इफ़ यू आर इन द बिजनेस ऑफ मेकिंग फर्नीचर, मेकिंग प्लाईवुड्स और डिफरेंट काइंड ऑफ वुड आइटम्स, इन दैट केस यू नीड योर वुड, दैट इज़ द टिम्बर, जो रॉ मटेरियल है फॉर मेकिंग द फर्नीचर, उसको मच्योर करने का एक सीज़न होता है। उसको हम लोग यूजुअली बोलते हैं, रॉ मटेरियल को मच्योर करने का जो टाइम लगता है उसको स्टॉक में रखना पड़ता है। एंड देन दैट रॉ मटेरियल इज वेंट इनटू प्रोसेस, उसको हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं। देन वर्किंग प्रोग्रेस हो जाने के बाद जो रॉ मटेरियल है वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाता है। फिनिश गुड्स में एक बार वो कन्वर्ट हो जाता है तो फिर हम लोग उसे सेल करते हैं। सेल करने के बाद, अच्छा, फिनिश गुड्स जब बन जाता है, देन हमें वेट करना पड़ता है कि कब हमें ऑर्डर मिलेगा। तो वो गोडाउन में कुछ समय के लिए रह जाता है। एक बार ऑर्डर मिल गया तो फिर हम लोग उसे उधार में भी बेचते हैं, कैश में भी बेचते हैं। सो जो हम लोग कैश में बेच दिए उसका पैसा तो हमें नगद तभी का तभी मिल गया, लेकिन जो हम लोग उधार में बेचे वो पैसा हमें रिकवर करने में समय लगता है, जिसे हम लोग डेटर्स कहते हैं। और जो क्रेडिट पीरियड हम लोग अलाउ करते हैं उसके हिसाब से हमें वो पैसा रिकवरी होता है। तो यहाँ पे हम लोग ये जो पूरा साइकिल है ना, क्या साइकिल है? हमारे पास पैसा था, वो पैसा हम लोगों ने यूज़ किया टू परचेज रॉ मटेरियल, और वो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स कन्वर्ट होके वो कस्टमर के पास चला गया और कस्टमर ने मुझे पैसा दिया। तो पैसा से पैसा, ठीक है, मनी स्टार्ट में था और उसी को कन्वर्ट करते हुए वापस वो मनी में कन्वर्ट हो गया, उसे हम लोग कहते हैं वर्किंग कैपिटल साइकिल।
तो देखो, अगर मैं यहाँ पे वर्किंग कैपिटल साइकिल को एक यहाँ पे क्रिएट करूँ तो ये कैसे बनता है एक बार देखते हैं हम लोग के पास कैश है, ठीक है, वी हैव कैश इन आवर हैंड, वी विल यूज़ दिस कैश, इस कैश को हम लोग यूज़ करेंगे किसके लिए? परचेज करने के लिए। क्या चीज़ परचेज करना है हमें परचेज करना है रॉ मटेरियल, ठीक है। सो ये कैश को जब हम लोग यूज़ कर रहे हैं रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, हम लोग ये कैश किसे दे रहे हैं? सप्लायर को दे रहे हैं। कौन सप्लायर? जो मुझे रॉ मटेरियल पे करेगा, बनाएगा, सॉरी सप्लाई करेगा, ठीक है, सप्लायर, जिसे हम लोग क्रेडिटर्स भी कहते हैं, ठीक है ना। ये जो पेमेंट है ये रॉ मटेरियल हो गया। अब ये पेमेंट जो है ये रॉ मटेरियल मेरे पास आ गया, ठीक है, ये रॉ मटेरियल मेरे पास आ गया। अभी मेरे पास ये रॉ मटेरियल स्टॉक हो गया, ठीक है। नाउ आई हैव द रॉ मटेरियल एंड आई विल कीप दिस रॉ मटेरियल फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। से मैं इसे 2 वीक्स के लिए अपने पास रखा, ठीक है, 2 वीक्स के लिए अपने पास रखा कि वो थोड़ा सा मच्योर हो जाए। और यहाँ पे जो मैं क्रेडिटर्स को पेमेंट करता हूँ, क्रेडिटर्स मतलब कौन होता है? पीपल जो मुझे उधार में सामान सेल कर रहे हैं। एंड व्हेन आई एम गेटिंग दीज गुड्स ऑन क्रेडिट, तो आई हैव सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम टू स्पेयर, मतलब मैं उन्हें कुछ दिन बाद पेमेंट कर रहा हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल मैं जब रॉ मटेरियल ख़रीदा तो मैं उन्हें कहा कि मुझे आप 4 हफ्ते का टाइम दीजिए, मैं आपको 4 हफ्ते बाद पैसे पे कर दूंगा, ठीक है। तो मैं 4 वीक्स का टाइम लिया, तो क्रेडिटर को मैं पेमेंट कर रहा हूँ 4 हफ्ते के बाद। ये रॉ मटेरियल स्टॉक में मेरे पास पड़ा रहा 2 हफ्ता, मच्योर हो गया वो, अभी मैं उसे अपने प्रोसेस में डाल सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इस रॉ मटेरियल को इशू करूँगा। कहाँ इशू करूँगा? इशू करूँगा इसे, तो इशू ऑफ मटेरियल्स टू प्रोडक्शन, ठीक है। जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है या प्रोडक्शन फ्लोर भी कह सकते हैं, वहाँ पे मैं इसे इशू कर दिया। अभी ये जो रॉ मटेरियल है ये जो है मेरा प्रोडक्शन प्रोसेस में चला गया, ठीक है। इसे मैं बॉक्स में बना देता हूँ ये सबको, तो फिर हमें, ठीक है। सो इसे जब हम लोग प्रोसेस में डालते हैं तो वो एक ऐसा मशीन है जो समय लेता है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए, तो जिसे हम लोग कह सकते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। ये वर्क इन प्रोग्रेस में फॉर एग्जाम्पल हो सकता है ये और 2 हफ्ता रहा, 2 वीक्स और रहा, ठीक है। 2 हफ्ते में ये सामान रेडी हो गया, ठीक है, 2 हफ्ते में ये सामान रेडी हो गया। अब जब ये रेडी हो गया, नाउ आई हैव इन माई हैंड्स फिनिश गुड्स, ठीक है। सो ये प्रोडक्शन हो गया मेरा कंप्लीट, प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड गुड्स, मेरे हाथ में अब फिनिश गुड्स है। अब ये फिनिश गुड्स जो है ना, ये मेरे पास स्टॉक में रहेगा, ठीक है, ये मेरे पास अब स्टॉक में रहेगा टिल द टाइम आई गेट एनी ऑर्डर। तो मैं इसे कह सकता हूँ मेरे पास स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स रहा अप्रॉक्सीमेटली से 4 वीक्स, मेरे पास 4 हफ्ते के लिए वो पड़ा रहा, जब तक कि आई एम नॉट रिसीविंग एनी ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर्स। अब मेरे को सपोज 4 हफ्ता गुजर गया एंड नाउ आई एम रिसीविंग ऑर्डर्स, ठीक है। अब मुझे ऑर्डर मिलना शुरू हो गया, ठीक है। तो मैं जो फिनिश गुड्स है उसे मैंने सेल कर दिया। जब मैं सेल किया तो वो सेल्स मेरा कन्वर्ट हो गया क्रेडिट सेल में, और क्रेडिट सेल को हम लोग कहते हैं, जिसे हम लोगों ने क्रेडिट सेल किया उसे हम लोग कहते हैं डेटर्स, या फिर आई विल कॉल देम अकाउंट्स रिसीवेबल, या फिर आप डेटर्स भी हम लोग कह सकते हैं। सो अकाउंट्स रिसीवेबल का मतलब क्या हो गया?
अकाउंट्स रिसीवेबल का मतलब क्या हो गया कि डेटर्स जो मुझे पैसे देंगे, तो वो क्रेडिट पीरियड उन्हें मैं अलाउ करता हूँ कि आप मुझे इमीडिएटली मत पेमेंट करिए, यू टेक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एंड यू पे मी लेटर ऑन, एंड बाय डूइंग दैट आई कैन इंक्रीज माई सेल्स. ठीक है, आई एम नॉट सेइंग दैट ऑल द सेल्स आर ऑन क्रेडिट बेसिस, बट लेट अस कंसिडर अ सिचुएशन वेयर मैक्सिमम ऑफ योर सेल्स आर ऑन क्रेडिट बेसिस एंड यू अलाउ से 6 weeks ऑफ टाइम. ठीक है, 6 weeks ऑफ टाइम फॉर टू योर डेटर्स. ठीक है, वो डेटर्स जब 6 हफ्ता गुजर जाएगा तब वो तुम्हें पेमेंट करेंगे और वो पेमेंट वापस कन्वर्ट होगा कैश में, जिसे हम लोग यूजुअली कहते हैं कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स. ठीक है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स. सो ये जो पूरा साइकिल है, कैश मेरे पास था. ठीक है, ये कैश जो है वो मेरा मैंने यूज़ किया टू पे माई क्रेडिटर्स. ठीक है, बट वो क्रेडिटर्स को मैं पे कर रहा हूँ 4 हफ्ते के बाद. सो आई एम हैविंग दैट कैश इन माई पॉकेट फॉर 4 more weeks. मैं रॉ मटेरियल ख़रीदा, मुझे वो रॉ मटेरियल 2 हफ्ते के लिए रखना पड़ा. फिर वो 2 हफ्ते के बाद मैंने उसे प्रोडक्शन में डाल दिया, वहाँ पे वो 2 हफ्ते तक प्रोडक्शन हुआ. फिर वो गोडाउन में पड़ा रहा स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स बन के. वहाँ पे वो 4 हफ्ते के लिए वेट किया टिल द टाइम आई एम रिसीविंग एनी फ्रेश ऑर्डर फ्रॉम माई कस्टमर्स. कस्टमर ने ऑर्डर किया और मैंने उन्हें 6 हफ्ते का समय दिया कि आप मुझे 6 हफ्ते बाद पेमेंट करिए. सो दिस एंटायर थिंग व्हेन आई समराइज इट, ये क्या खड़ा होता है? तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि रॉ मटेरियल जो है वो मेरे पास 2 weeks के लिए स्टॉक में पड़ा है. ठीक है, अच्छा, वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो और 2 हफ्ते का टाइम ले लिया मेरे से, है ना. उसके बाद मैंने फिनिश्ड गुड्स स्टॉक में मेरा पड़ा रहा और 4 weeks के लिए. ठीक है, एंड देन फिनिश्ड गुड्स कन्वर्ट हो गया मेरा डेटर्स में, तो डेटर्स में भी वो और 6 weeks के लिए पड़ा रहा. ठीक है, इन सब से ये सब तो मेरा लग गया कि अरे यार इतना मेरा ब्लॉक हो गया. तो ये मैं कह सकता हूँ ब्लॉक पीरियड मतलब मेरा पैसा फंसा हुआ है ना. ब्लॉक पीरियड, इनमें से मुझे एक राहत दे रहा है कौन? क्रेडिटर्स मुझे कहा कि आप मुझे पेमेंट करिए 4 weeks के बाद. तो ये मुझे एक हेल्प मिल गया. ठीक है, तो ये ब्लॉक तो मैं यहाँ पे निकालूंगा मेरा नेट ब्लॉक कितना आ रहा है कि कितने दिन मेरा पैसा जो है एक्चुअल में ब्लॉक में पड़ा हुआ है. सो 2 + 2 4 + 4 8 8 + 6 14 and 14 - 4 is 10 weeks. तो आई कैन से दैट नेट पीरियड जो है वर्किंग कैपिटल, इसे हम लोग कहते हैं साइकिल. वर्किंग कैपिटल साइकिल मेरा 10 weeks है. इसका मतलब ये है कि आप 0 day में जब पैसा इन्वेस्ट करेंगे इन योर वर्किंग कैपिटल, आफ्टर 10 weeks ऑफ टाइम आपको वो पैसा वापस मिल जाएगा. इसे ही हम लोग कहते हैं वर्किंग कैपिटल साइकिल, एंड इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. ठीक है, सो रॉ मटेरियल स्टॉक पीरियड इज 2 weeks, वर्क इन प्रोग्रेस 2 weeks, फिनिश गुड्स 4 weeks, डेटर्स 6 weeks एंड क्रेडिटर्स को 4 weeks से माइनस करना है टू गेट वर्किंग कैपिटल साइकिल. ठीक है, सो ये वर्किंग कैपिटल साइकिल हमें ये समझाता है कि हाउ मच पीरियड ऑफ टाइम योर फंड्स आर ब्लॉक्ड एंड हाउ मच पीरियड ऑफ टाइम your cash is going to be converted into again cash. Let us read this question. Estimating working capital requirement for an existing manufacturing concern under alternative methods. How do we actually estimate? This is what in exams we are going to face this kind of question. Now
You are required to prepare for the board of directors of Vigilant Company Limited a statement showing the working capital needed to finance a level of activity of 5200 units of output per annum. You are given the following information. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि हमारा एक्टिविटी लेवल कितना है, हमारा एक्टिविटी लेवल है 5200 यूनिट्स, ठीक है, इतना आउटपुट ये कंपनी कर रही है. नाउ द रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट आर गिवन, ये सारे दिए हुए हैं. रॉ मटेरियल कॉस्ट, ये एलिमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है, ठीक है. एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड एंड दिस इज माय टोटल कॉस्ट, और उसके साथ प्रॉफिट ये जुड़ता है और ये मेरा सेलिंग प्राइस मिल गया, ठीक है. ना अभी यहाँ पे देखो ये इन्फॉर्मेशन जो दिया हुआ है, रॉ मटेरियल आर इन स्टॉक ऑन एवरेज 1 मंथ, एक महीने के लिए स्टॉक, रॉ मटेरियल का जो स्टॉक पड़ा हुआ रहता है. मटेरियल्स आर इन प्रोसेस, ठीक है, मटेरियल आर इन प्रोसेस फॉर हाफ अ मंथ. फिनिश गुड्स आर इन स्टॉक ऑन एवरेज 6 वीक्स. क्रेडिट अलाउड बाई क्रेडिटर्स इज 1 मंथ. क्रेडिट अलाउड टू डेटर इज 2 months. Lag in payment of wages is 1.5 weeks. Cash on hand at bank is expected to be 7,300. तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है एवरेज में सारे ब्लॉक पीरियड. तो मैं सबसे पहले काम करता हूँ ना, मैं एक बार मेरा कितना ब्लॉक होगा, ये पैसा कितने दिन मेरे लिए ब्लॉक रहेगा, वो मैं एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ. एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, हम लोग यहाँ पे पीरियड किसे पकड़ेंगे, मतलब यूनिट ऑफ पीरियड क्या पकड़ेंगे. हमारा 5200 यूनिट्स एक साल में प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है. और हमें यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है ना ब्लॉक पीरियड का, कुछ मंथ में है कुछ वीक्स में, जो छोटा यूनिट होगा उसे आप कंसिडर कर लें, तो फिर इट गिव्स अस अप्रॉक्सीमेटली अ करेक्ट एस्टिमेशन, ठीक है. सो हम लोग यहाँ पे वीक्स हमारा पीरियड ऑफ यूनिट को पकड़ेंगे, ठीक है. यूनिट ऑफ पीरियड हम लोग वीक्स को कंसिडर करेंगे. तो एक साल में हमारा कितना वीक्स होता है, देयर आर 52 वीक्स पर ईयर, है ना. 52 वीक हमारा पर ईयर होता है एक साल में, ठीक है. इसका मतलब मैं एवरेज प्रोडक्शन अगर निकालना चाहूँ, मतलब एक दिन में मेरा कितना प्रोडक्शन हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मेरा 5200 प्रोड्यूस हो रहा है एक पूरे साल में, डिवाइडेड बाय 52 अगर करता हूँ तो आई कैन फाइंड आउट यहाँ पे मेरा 100 यूनिट्स जो है एक दिन में प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है. इन वन सिंगल डे आई एम प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट्स. तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ये 100 यूनिट के हिसाब से ना मैं एक छोटा सा कॉस्ट शीट बना लेता हूँ, ठीक है. तो मैं एक छोटा सा कॉस्ट शीट बनाता हूँ, ठीक है. स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है. सबसे पहले रॉ मटेरियल मेरा यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रॉ मटेरियल इज 8 रुपीज़ पर यूनिट, है ना. रॉ मटेरियल मेरा 8 रुपया है, 8 रुपीज़ है, ठीक है. सो रॉ मटेरियल इज 8 रुपीज़. तो मैं यहाँ पे 8 रुपीज़ हो गया रॉ मटेरियल, और एक हफ्ते में मैं कितना प्रोडक्शन कर रहा हूँ, 100 यूनिट्स. सो इन टोटल इट इज़ कमिंग एज 800 रुपीज़, ठीक है. ये रुपीज़ का कॉलम है, 800 रुपया लगता है. इसके बाद आ गया मेरा लेबर इज़ हाउ मच. लेट अस अगेन गो बैक टू द क्वेश्चन. लेबर यहाँ पे दिया हुआ है मेरा 2 रुपीज़, ठीक है. लेबर इज़ 2 रुपीज़. सो 2 into 100 मेरा लेबर कॉस्ट एक हफ्ते में 200 रुपया लग गया. एंड देन नेक्स्ट कॉस्ट इज़ ओवरहेड्स 6, ठीक है, 6. तो यहाँ पे मैं ओवरहेड्स लिखा 6 into 100 and I'm getting
600 रुपीज़ एज माई ओवरहेड्स, ठीक है। तो इसके अलावा और कोई कॉस्ट है नहीं, तो ये टोटल कॉस्ट मेरा आ गया 8 + 2 10 1600 1600 रुपीज़ मेरा आ गया टोटल कॉस्ट। इसके साथ हम लोग प्लस करते हैं, ऐड करते हैं प्रॉफिट को, और प्रॉफिट को ऐड करने के बाद हमारा मिल जाएगा हमें सेल्स। तो प्रॉफिट इज़ 4 रुपीज़ पर यूनिट, सो 4 × 100 and I'm getting rupees 2000 as my sales, ठीक है। ये मेरा सेल्स आ गया 2000 रुपया। इसे हमें याद रखना है, इसे हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छा। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लेट अस फाइंड आउट कि हमारा ये जो ब्लॉक पीरियड है ना, ये कितने दिन के लिए मेरे पास पैसे ब्लॉक रह रहे हैं। कितने दिन के लिए हमारे पास पैसे ब्लॉक रह रहे हैं। सो calculation of operating cycle, ये एक हमारा फॉर्मेट हम लोग बना लेते हैं। पर्टिकुलर्स हमारा यूजुअली यहाँ पे किस किस जगह पे हमारा ब्लॉक रह रहा है पैसा, एक है मटेरियल्स में, ठीक है। देन कुछ समय मटेरियल्स के बाद हमारा आइटम ऑफ कॉस्ट क्या क्या है, यही सारे आएंगे, रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड एंड प्रॉफिट, यही सारे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। मटेरियल्स, लेबर, ओवरहेड्स एंड प्रॉफिट, ठीक है। ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आएंगे रॉ मटेरियल्स में, ठीक है। रॉ मटेरियल्स में, रॉ मटेरियल हमारे पास क्वेश्चन में क्या कहा है, हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि रॉ मटेरियल्स जो है ऑन एन एवरेज 4 वीक्स के लिए हमारा स्टॉक में रहेगा। 1 मंथ मतलब होता है 4 वीक्स। देखो यहाँ पे रॉ मटेरियल्स आर इन स्टॉक ऑन एन एवरेज 1 मंथ, तो 1 मंथ का मतलब हो गया वो 4 हफ्ते के लिए मेरा स्टॉक में पड़ा हुआ है। सो आई विल डायरेक्टली राइट 4, ठीक है, 4। हाँ, अच्छा, रॉ मटेरियल लेबर में नहीं रहता है, ओवरहेड्स में नहीं रहता है, प्रॉफिट में भी नहीं होगा। देन रॉ मटेरियल के बाद आई एम इंट्रोड्यूसिंग दिस रॉ मटेरियल इनटू माय प्रोसेस, ठीक है, मतलब जिसे हम लोग कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। तो मटेरियल्स आर इन प्रोसेस ऑन एन एवरेज हाफ अ मंथ, आधा महीना। आधा महीना का मतलब क्या हो गया, आधा महीना का मतलब हो गया 2 वीक्स, राइट। 4 वीक्स कंप्राइजेज ऑफ 1 मंथ, और आधा महीना का मतलब हो गया 2 वीक्स। सो वर्क इन प्रोग्रेस मेरा 2 वीक्स हो गया। सो 2 वीक्स के लिए ये जो मेरा पैसा है, सब कुछ मेरा रॉ मटेरियल, मेरा लेबर, मेरा ओवरहेड्स, ये सब वहाँ पे इन्वॉल्व होने चाहिए, ठीक है। लेकिन वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है, वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब है कि हमारा जो रॉ मटेरियल है वो पूरी तरह से कन्वर्ट अभी तक फिनिश गुड्स में नहीं हुआ है। इसका मतलब उसमें कुछ काम अभी करना बाकी है। सो रॉ मटेरियल्स इज इन्वॉल्व 100%,
ठीक है। सो रॉ मटेरियल जो है वर्क इन प्रोग्रेस में, रॉ मटेरियल 100% होगा। इसका मतलब रॉ मटेरियल 100% होगा। इसका मतलब ये है कि अगर वर्क इन प्रोग्रेस 2 वीक्स के लिए कहा जा रहा है तो वो 2 वीक्स ही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इन रॉ मटेरियल्स। बट इन केस ऑफ लेबर एंड ओवरहेड, इन केस ऑफ लेबर एंड ओवरहेड्स व्हाट हैपेंस इज, हमारा वर्क इन प्रोग्रेस जो है ये पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं हुआ है। सो इन केस ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस वी ऑलवेज कंसिडर आवर लेबर एंड ओवरहेड टू बी 50%। 50%, तो मतलब अगर 2 वीक्स बोला जा रहा है तो हम लोग लेबर एंड ओवरहेड्स में 1 वीक ही पकड़ेंगे। सो 1 and 1, प्रॉफिट अभी तक 1 है बिकॉज द प्रोडक्ट इज नॉट कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स एंड सेल अभी तक नहीं हुआ। देन हमारा ये जो प्रोडक्ट है वो अभी तैयार हो गया। द फिनिश गुड्स आर इन स्टॉक ऑन एन एवरेज 6 वीक्स। फिनिश गुड्स जो है अभी 6 वीक्स के लिए वो स्टॉक में पड़ा रहेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फिनिश्ड गुड्स 6 वीक्स, मतलब मेरा रॉ मटेरियल, मेरा वर्क इन प्रोग्रेस, सब कुछ 6 वीक्स के लिए इन्वॉल्व हो गया स्टॉक में। तो ये 6 यहाँ पे लिख दूंगा मैं। अब क्योंकि फिनिश गुड्स है तो वो मेरा लेबर भी कंप्लीट होगा 100%, ओवरहेड्स भी कंप्लीट होगा 100%। अभी भी प्रॉफिट नहीं होगा बिकॉज मैंने सामान अभी तक सेल नहीं किया। देखो मैं क्या समझा रहा हूँ यहाँ पे, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या है, हाउ मेनी वीक्स और हाउ मेनी पीरियड ऑफ टाइम माई ऑपरेटिंग साइकिल इज टेकिंग टाइम, ठीक है। मेरा जो रॉ मटेरियल है वो कितने पीरियड के लिए ब्लॉक रह रहा है, मेरा पैसा वर्क इन प्रोग्रेस में कितने दिन के लिए रह रहा है, फिनिश गुड्स में कितने दिन के लिए रह रहा है, ठीक है। सो जब मैं देखो यहाँ पे मटेरियल्स के नीचे वर्क इन प्रोग्रेस क्यों लिखा, मटेरियल्स के नीचे फिनिश गुड्स क्यों लिखा, क्योंकि देखो वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है, वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है रॉ मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड, ठीक है। लेकिन रॉ मटेरियल जो होगा वो मैं यहाँ पे 100 पकड़ूंगा, मैं लेबर पकड़ूंगा 50, मैं ओवरहेड पकड़ूंगा 50, ठीक है। फिनिश गुड्स में क्या होता है, सेम चीज़ होता है, रॉ मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड, ये तीन ही चीज़ होता है, लेकिन ये तीनों चीज़ हमारे 100 होते हैं, सारे 100 होते हैं बिकॉज एवरीथिंग इज़ फुल्ली कंप्लीट। लेबर या ओवरहेड का कोई भी काम अभी तक बाकी नहीं है। सो एवरीथिंग इज़ फुल्ली कंप्लीट एंड दैट इज़ वाई वी कंसिडर सबको पूरा अमाउंट, ठीक है। सो नाउ अब सामान तैयार हो गया है, इसे हम लोग यहीं पे, अच्छा तैयार तो हो गया लेकिन सामान अभी तक बिका नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि क्रेडिट अलाउड बाय क्रेडिटर्स 1 मंथ है, वो हम लोग देख रहे हैं अभी, कंसिडर करेंगे। क्रेडिट अलाउड बाय क्रेडिटर्स 1 मंथ है, मतलब 4 वीक्स, वी विल कंसिडर दैट। क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स 2 मंथ्स, ठीक है। क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स जो है वो 2 महीना, मतलब 2 महीने के लिए मेरा पैसा जो है डेटर्स के पास ब्लॉक रहेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डेटर्स या रिसीवेबल्स। डेटर्स का मतलब क्या होता है कि मैंने सेल कर दिया, इसका मतलब डेटर्स वाला मेरा रॉ मटेरियल का पैसा भी दबा लिया, मेरा लेबर का पैसा भी उसी के पास है, मेरा ओवरहेड का पैसा भी उसी के पास है, प्लस मेरा प्रॉफिट का भी पैसा है उसी के पास है। और ये 2 महीना मतलब 8 वीक्स के लिए, 2 मंथ्स मीन्स 4 + 4 8 वीक्स। तो 8 वीक्स यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा और प्रॉफिट में भी आएगा, ठीक है। अब हम लोग अगर इसको टोटल करें, इसे हम लोग कहेंगे ग्रॉस ब्लॉक, ठीक है। ग्रॉस ब्लॉक हमारा यहाँ से निकलेगा। तो 4 + 2 6 + 6 12 + 8 20, ठीक है। ये मेरा आ गया 6 7 + 8 15, दिस अगेन 15 एंड दिस इज कमिंग एज 8। तो ये मेरा ग्रॉस ब्लॉक आ गया। ग्रॉस ब्लॉक से मैं क्या करता हूँ, ग्रॉस ब्लॉक से मैं जो बेनिफिट्स, अभी ये देखो ये सारे बेनिफिट्स ना मेरे को देने पड़ रहे हैं, मतलब मेरा पैसा ब्लॉक रह रहा है। अब ऐसा भी तो सिचुएशन है जहाँ पे मुझे बेनिफिट मिल रहा है, आई एम गेटिंग सम पीरियड ऑफ टाइम। बेनिफिट मतलब यहाँ पे टाइम होता है, मुझे कुछ टाइम मिल रहा है जिसे मैं यूज़ कर रहा हूँ। जैसे मैं क्रेडिटर्स को कुछ दिन बाद पैसा पेमेंट कर रहा हूँ,
और मैं वेजेस भी कुछ दिन बाद पैसा पेमेंट कर रहा हूँ। तो जितना दिन बाद मैं पेमेंट करूँगा उतने दिन के लिए ये पैसा मेरे पास पड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। एंड द मनी विच आई हैव इन माई हैंड इज़ अ बेनिफिट फॉर मी, तो वो मेरा ग्रॉस ब्लॉक को रिड्यूस करेगा। तो यहाँ पे मैं लेस करूँगा, यहाँ से मैं लेस करूँगा क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स मेरे दो तरह के हैं, क्रेडिटर्स मेरे दो तरह के हैं। एक है क्रेडिटर्स फॉर गुड्स, ठीक है, और एक है क्रेडिटर्स फॉर लेबर, दो तरह के हैं। तो मैं यहाँ पे दोनों को ही कंसिडर करूँगा। क्वेश्चन में जाके एक बार देखते हैं कौन मुझे कितना टाइम दे रहा है टू पे। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि ये जो क्रेडिट अलाउड बाय क्रेडिटर्स जो है ये 1 मंथ है, मतलब 4 वीक्स, ठीक है, 4 हफ्ता। एंड लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस इज़ 1.5 वीक्स, ठीक है। लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस जो है 1.5 वीक्स है, मतलब 1.5 लिखेंगे हम लोग, और वहाँ पे मेरा क्रेडिटर्स फॉर गुड्स जो है वो 4 है। तो इसका मतलब क्या होगा, गुड्स है मतलब वो तो स्पेसिफिकली रॉ मटेरियल है, तो हमारा रॉ मटेरियल का जो कॉलम है ना उसी के नीचे हम लोग यहाँ पे 4 लिखेंगे और कहीं नहीं लिखना है। और लेबर जो है वो लेबर ये वाला कॉलम है हमारा, ठीक है, तो लेबर के नीचे लिखेंगे हम लोग 1.5, दैट्स इट। तो यहाँ मेरा 20 से मैं 4 को माइनस करूँगा, आई एम गेटिंग 16। 15 से मैं 1.5 माइनस करने से मुझे मिल रहा है 13.5, 15 एंड दिस इज़ 8, ठीक है। तो ये मेरा नेट ब्लॉक आ गया। दिस इज़ हाउ आई फाइंड आउट माई नेट ब्लॉक, ठीक है, ये मेरा नेट ब्लॉक है। अब ये नेट ब्लॉक के हिसाब से भी हम लोग जो है वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैसे कैलकुलेट करना है, अभी हम लोगों ने यहाँ पे जो है कैलकुलेट किया कि हमारा पर वीक एलिमेंट ऑफ कॉस्ट क्या क्या है ना। तो मैं इसी इंफॉर्मेशन में अगर इसे पुट करता हूँ तो देखो मुझे मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये इसी इन्फॉर्मेशन को अगर मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ, ठीक है, इसी इन्फॉर्मेशन को अगर मैंने अभी कुछ देर पहले जो स्टेटमेंट बनाया था, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट, उसी में अगर मैं निकालता हूँ यहाँ पे तो हमें मिल जाएगा। कैसे देखना है, देखो ये यहाँ पे मेरा ब्लॉक पीरियड, ये मैं ब्लॉक पीरियड यहाँ पे लिखता हूँ। इसका मतलब देखो यहाँ पे क्या है कि ये ब्लॉक पीरियड मेरा रॉ मटेरियल का देखो कितना आ गया 16, तो यहाँ पे 16 लिख दो, मतलब 16 हफ्ता के लिए माई रॉ मटेरियल इज ब्लॉक्ड। द मनी विच इज़ इन्वेस्टेड इन माई रॉ मटेरियल इज़ ब्लॉक्ड फॉर 16 वीक्स। लेबर जो है वो 13.5 वीक्स, देन माई ओवरहेड्स आर ब्लॉक्ड फॉर 15 वीक्स एंड माई प्रॉफिट इज़ ब्लॉक्ड फॉर 8 वीक्स, ठीक है। तो इसे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, व्हेन वी मल्टीप्लाई दीज 2 कॉलम्स, तो फिर हमें इंफॉर्मेशन जो मिलेगा वो है मेरा टोटल का, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ ना एक एक करके, 800 मल्टीप्लाई 16 करो कैलकुलेटर में, वी आर गेटिंग 800 multiply 16, we are getting 12,800, ठीक है। इसके बाद 200 multiply 13.5, we are getting 2,700. 600 multiply 15 and we are getting 9,000. इसको टोटल करो, प्लस 2,700 प्लस 12,800,
तो ये मेरा आ गया 24,500 टोटल कॉस्ट। इसके साथ मुझे प्रॉफिट को ऐड करना है विच इज़ 8 इंटू 400 एंड आई एम गेटिंग 3,200 इन टोटल। ठीक है, ये जो है, अच्छा अब इसको प्लस कर लो 24,500 से, ये मेरा टोटल वैल्यू आ गया। ठीक है, 27,700। ये जो वैल्यू है इससे ऐड करो एक्सपेक्टेड कैश, expected cash and bank. ठीक है, so let us go back to the question and see how much average cash the company is wanting to maintain, which is 7,300. ठीक है, तो ये 7,300 रुपया अगर हम लोग इसको यहाँ पे ऐड करते हैं, so we are getting 35,000। तो ये 35,000 जो है ये मेरा आ गया वर्किंग कैपिटल। ये मैंने एक तरीका बताया कि इस तरह से वी कैन फाइंड आउट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, बट इन एक्चुअल सिचुएशन वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व आवर सिचुएशन, आवर क्वेश्चन इन दिस मैनर। हम लोग इस तरह से नहीं करेंगे, कभी भी हम लोग इस तरह से नहीं करेंगे। हम लोग को जो करना है वो हम लोग थोड़ी अलग तरह से करेंगे। ठीक है, अच्छा हम लोग को क्या करना है, एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। ठीक है, हमें जो है एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है विच इज़ कॉल्ड स्टेटमेंट। ये एक कॉन्सेप्ट है, आई टोल्ड यू कि अगर आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बनाना है ऑन द बेसिस ऑफ ब्लॉक पीरियड, सो दिस इज़ हाउ वी कैन फाइंड आउट, दिस इज़ हाउ वी कैन कैलकुलेट आवर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, हमें जो करना पड़ता है एग्ज़ाम में वो है हम लोग एक स्टेटमेंट भी बनाएंगे। ठीक है, विच इज़ अनदर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। उसका भी एक फॉर्मेट हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। Statement showing working capital requirement। आइटम्स स्लैश, तुम यहाँ पे पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे अमाउंट का कॉलम। वर्किंग कैपिटल का जो फॉर्मूला है ना, विच इज़ यूजुअली करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज़। तो यहाँ पर भी हम लोग वही सेम चीज़ करेंगे, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज़ ही करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे करंट एसेट लिखेंगे। ठीक है, करंट एसेट के अंदर में क्या क्या आता है। करंट एसेट के जो एलिमेंट्स हैं, सबसे पहले हम लोग लेंगे स्टॉक। अब स्टॉक के अंदर क्या क्या है, सबसे पहले आता है मेरा रॉ मटेरियल स्टॉक।
रॉ मटेरियल स्टॉक जो है वो उसका कैलकुलेशन हम लोग कुछ इस तरह से करेंगे। रॉ मटेरियल स्टॉक, यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन में देखो, रॉ मटेरियल जो है वो 4 हफ्ते के लिए, 4 वीक्स के लिए, 4 वीक्स के लिए ब्लॉक्ड है। और मेरा एवरेज कॉस्ट जो था रॉ मटेरियल का वो कितना था, वो देखो यहाँ पे 800 रुपीज़ था, है ना। सो ये सारा इन्फॉर्मेशन मुझे यूज़ करना है। 800 रुपीज़ मेरा एवरेज कॉस्ट था, और मेरा जो रॉ मटेरियल है वो 4 वीक्स के लिए इन्वॉल्व है, ठीक है। सो 4 मल्टीप्लाई करो इसको 800 से, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, ये मेरा पहला स्टॉक आ गया। सेकंड आता है मेरा वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का जो एलिमेंट्स है ना, वर्क इन प्रोग्रेस में क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस में रॉ मटेरियल इन्वॉल्व होता है, वर्क इन प्रोग्रेस में लेबर इन्वॉल्व होता है, एंड वर्क इन प्रोग्रेस में ओवरहेड्स भी इन्वॉल्व होता है। क्योंकि यहाँ पे जो रॉ मटेरियल है ना, ये मशीन के अंदर में घुसती है, तो मशीन के अंदर में डालने के लिए जब उसे प्रोसेस में हम लोग प्रोसेसिंग करेंगे तब तो लेबर का ज़रूरत पड़ता है, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेंसेस का भी ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। सो लेबर, यहाँ पे लेबर जो है, रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो मेरा आधा महीना के लिए रह रहा है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है हाफ अ मंथ, विच इज़ 2 वीक्स। तो कैलकुलेशन कुछ इस तरह से रहेगा, ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2, ठीक है। सॉरी, ये 2 और ये 2 इंटू 50%, ये 2 इंटू 50%, ये मैंने कहा था, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये वर्क इन प्रोग्रेस है, अभी भी लेबर का जो इन्वॉल्वमेंट है वो बाकी है, इसीलिए वर्क इन प्रोग्रेस है। ओवरहेड्स का भी इन्वॉल्वमेंट बाकी है। रॉ मटेरियल का जो यहाँ पे एवरेज कॉस्ट है वो मेरा 800 है, हम लोग को दिखा। लेबर का जो एवरेज कॉस्ट था, एक बार जाते हैं हम लोग स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में, देखो 200 है ना। लेबर इज़ 200, सो यहाँ पे हम लोग 200 लिखेंगे। एंड ओवरहेड जो है वो 600 है, ठीक है। तो ये मेरा कैलकुलेशंस यहाँ पे आ गया। मैं पहले यहाँ पे कैलकुलेशंस लिख देता हूँ, फिर मैं कैलकुलेट करके जो फाइनल अमाउंट है वो मैं बाद में लिखूँगा, ठीक है। अच्छा, ये मेरा दूसरा स्टॉक भी हो गया। तीसरा काइंड ऑफ स्टॉक जो है वो होता है मेरा फिनिश्ड गुड्स स्टॉक। ठीक है, तो तीसरे नंबर में मेरा आएगा फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। फिनिश्ड गुड्स में भी सेम एलिमेंट्स क्या क्या होंगे। एलिमेंट्स होगा यहाँ पे रॉ मटेरियल, यहाँ पे होगा लेबर एंड ओवरहेड्स, ठीक है। फिनिश गुड्स जो है वो मेरा फिनिश गुड्स जो है यहाँ पे देखो, फिनिश गुड्स आर इन स्टॉक ऑन एवरेज 6 वीक्स, 6 हफ्ते के लिए। तो यहाँ पे सबसे मुझे मल्टीप्लाई करना है 6 से, ठीक है। सब कुछ 6 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। रॉ मटेरियल का कॉस्ट 800 था, लेबर का 200 था, और ओवरहेड्स का 600 था। बस यही तो करना है, यही तो करना है, बस मल्टीप्लाई कर देना है इसे और वी विल गेट द अमाउंट। इसके बाद जो है इसके बाद हम लोग पहुंचते हैं हमारा
ये मेरा स्टॉक ख़त्म, ठीक है, ये मेरा स्टॉक ख़त्म। अब दूसरा जो आइटम है ना वो आता है हमारा डेटर्स। करंट एसेट्स का दूसरा आइटम होता है डेटर्स। अब डेटर्स में भी क्या क्या है, एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, सारे सारे होंगे, ठीक है। क्या क्या, रॉ मटेरियल्स, लेबर, ओवरहेड्स एंड प्रॉफिट। इन शॉर्ट टोटल कॉस्ट और प्रॉफिट सबको लेना है। डेटर्स जो है यहाँ पे क्वेश्चन में अगर हम लोग देखते हैं, डेटर्स जो है वो 2 मंथ्स के लिए मेरा ब्लॉक है, ठीक है। डेटर्स को मैं 2 महीने का समय दे रहा हूँ, मतलब वो 8 हफ्ता हो गया, ठीक है, 8 वीक्स हो गया। तो बस एज सिंपल एज दैट, 8 8 8 एंड 8, ये सबको 8 से मल्टीप्लाई करना है। बस इनका कॉस्ट एलिमेंट हमें फाइंड आउट करना है। बस रॉ मटेरियल को तो हमें याद ही है, इट वाज 800, लेबर का भी रिमेंबर 200, ओवरहेड्स का भी रिमेंबर 600 एंड प्रॉफिट वाज आई थिंक 400, है ना, प्रॉफिट वाज 400। देखो यहाँ पे प्रॉफिट दिख ही रहा है, दिस इज़ आवर प्रॉफिट फिगर। पर वीक का मेरा प्रॉफिट मिल गया वहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग पर वीक में ही लिख रहे हैं, तो ये हम लोग 400 लिख दिए, ठीक है। दैट्स इट। तीसरा आइटम जो यहाँ पे करंट एसेट्स में आता है वो है कैश एंड बैंक बैलेंस, जो कि हम लोगों ने देखा था 7300 वी हैव टू मेंटेन, है ना, हमें 7300 रुपये मेंटेन करने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आउटर कॉलम एक मेंटेन लिख देता हूँ 7300, ठीक है। चलो अब हम लोग एक एक करके कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग रॉ मटेरियल का लिखेंगे यहाँ पे 3200। देन यहाँ पे छोटा छोटा करके लिखते हैं, ये 1600 है। अच्छा, 1 इंटू 200 इज़ 200, 1 इंटू 600 इज़ 600, तो ये हमारा आ गया 800 एंड 1600 आ गया 2400। ओके, नाउ 8 6 48, तो ये मेरा आता है 4800, 6 2 12, 1200, 6 6 36, ये 3600। इसको भी टोटल करते हैं एंड वी विल राइट इट आउटसाइड। तो 4800, 4 5 6 7 8 9, 9600। सो ये 9600 हम लोगों ने यहाँ आउटर में लिख दिया। फिनिश्ड गुड्स का आ रहा है वो अमाउंट, एंड देन तो मैं यहाँ पे एक चीज़ कह सकता हूँ, है ना, अगर मैंने तो ऊपर में ये एक हेडिंग डाला था, नंबर 1 हेडिंग विच वॉज माई स्टॉक, तो मेरा जो स्टॉक है ना वो इन तीनों को अगर हम लोग टोटल करते हैं मिल जाएगा। तो वो है हमारा 3200 प्लस 2400 प्लस 9600। नहीं टोटल करेंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 15200 है, नहीं टोटल करेंगे तो भी चलेगा, देयर इज़ नो नेसेसिटी इन दिस सिचुएशन, ठीक है। नाउ अभी यहाँ पे आ गया मेरा 800 इंटू 8 विच इज़ 6400, 64 आता है। 8 इंटू 8, 8 2 16, 1600, 8 6 48, 4800, 8 4 32 which is 3200। इन सबको टोटल करें, 6400 प्लस 1600 प्लस 4800 प्लस 3200, इन सबको मैं टोटल किया एंड आई एम गेटिंग 15000। बस एक सेकेंड, शायद कुछ मिस्टेक हुआ है। 6400
प्लस 1600 प्लस 4800 प्लस 3200, ये 16,000 आ रहा है, 16,000 आएगा, ये 16,000 हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये 16,000 प्लस करना है ऊपर का 15,200 एंड प्लस करना है 7,300, ठीक है। सो 38,500 आ रहा है मेरा ये टोटल। तो ये 38,500 ये है क्या? दिस आई विल कॉल माई टोटल करेंट एसेट, ठीक है। दिस आई विल कॉल माई टोटल करेंट एसेट्स, ठीक है। इसको हम लोग ए कैटेगरी बोल के रखते हैं, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे नोट बना के रखते हैं यहीं पे। अभी क्या है ना, करंट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला करंट एसेट से हम लोग करंट लाइबिलिटी को डिडक्ट करते हैं, तभी तो हमें वर्किंग कैपिटल मिलता है। तो हम लोग यहाँ पे ही लिखेंगे लेस करंट लायबिलिटीज, ठीक है। करंट लाइबिलिटीज में मेरे को करना पड़ता है क्रेडिटर्स फॉर मटेरियल्स। क्रेडिटर फॉर मटेरियल्स अगर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में वापस जाएं, एंड इफ यू सी दैट हाउ मच क्रेडिट पीरियड द क्रेडिटर्स वर अलाउइंग अस, तो देखो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है क्रेडिट अलाउड बाय क्रेडिटर इज 1 मंथ, मतलब 4 वीक्स। और कौन क्रेडिट मुझे दे रहा है? क्रेडिट मुझे मिल रहा है लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस 1.5 वीक्स, मतलब 1.5 हफ्ते का क्रेडिट मुझे वेजेस को पेमेंट करने के लिए भी मिल रहा है। सो क्रेडिटर फॉर मटेरियल्स जो है वो यहाँ पे 4 वीक्स हो रहा है, राइट। सो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इनटू खाली 800, खाली मटेरियल्स ही तो है। एंड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्रेडिटर्स फॉर वेजेस 1.5 वीक्स। तो 1.5 मल्टीप्लाई करना है इसे 200 से, क्योंकि लेबर को हम लोग 200 रुपया हर हफ्ते पेमेंट कर रहे थे, ठीक है। बस इसे मल्टीप्लाई करो, 800 इंटू 8 इंटू 4 इज 3200। तो ये मेरा नेगेटिव फिगर है, लेस है, तो वापस इसको यहाँ पे लेस कर रहे हैं तो इसमें ब्रैकेट नहीं डालना है। ऑलवेज रिमेंबर, ये लेस है तो यहाँ पे ब्रैकेट नहीं डालना, ठीक है। अच्छा, 200 इंटू 1.5 इज 300, ठीक है। बस तो इन दोनों को माइनस करना है, ठीक है। सो 38,500 से ये 3,500 को माइनस करना है एंड वी आर गेटिंग 35,000। देखो ये हमारा आ गया वर्किंग कैपिटल। या फिर मैं ऐसे करता हूं, जस्ट अ मोमेंट, आ तो गया मेरा, मैं एक बार, अच्छा, दिस इज आवर 3200 एंड देन ये मेरा आता है यहाँ पे 300, ठीक है। इसे हम लोग टोटल करके बाहर भेजते हैं, टोटल करते हैं 3500, ठीक है। इसे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं टोटल करंट लाइबिलिटीज। दिस इज आवर बी, ठीक है। वर्किंग कैपिटल हम लोग कैसे करते हैं? करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, दैट इज ए माइनस बी। तो ये आता है मेरा 35,000, ठीक है। 38,500 माइनस 3,500 एंड वी आर गेटिंग 35,000। सो जो मैंने पहले सॉल्व किया जो मेथड, उस मेथड में और इस मेथड में द आंसर इज सिमिलर, ठीक है। आंसर सिमिलर आ रहा है। तो देखो ये किस तरह से स्टेटमेंट दिख रहा है, ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है।